नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। कई लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं और फ़ोन कॉल भी आते हैं। बहुत ही नॉर्मल से सवाल पूछते हैं, तो मुझे लगा कि ये सवाल मेरे भी कई साल पहले मेरे दिमाग में भी थी जब मैंने ट्रस्ट बनाया 2013 में। तो क्वेश्चन ये होता है कि एनजीओ के प्रकार क्या हैं और किस तरह का एनजीओ हमें बनाना चाहिए। इन सवालों के जवाब अगर हमें पता हो तो हमारी शुरुआत अच्छी होगी और हम अच्छा काम करेंगे। तो हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह के एनजीओ होते हैं, अलग अलग तरह, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गई या सेक्शन 8 कंपनी हो गई। तीनों को ही हम एनजीओ बोलते हैं। तीनों के लिए क्या क्या रूल्स अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं या हमारे देश में हैं, और तीनों के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, कौन सा हमें बनाना चाहिए। तो इन सवालों के जवाब अगर हमें पता है तो हम अच्छा काम कर सकेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि हम लोग कोई कंसल्टेंट नहीं है। मैं एक एनजीओ चलाता हूं जिसका नाम है प्योर इंडिया ट्रस्ट, और मैं आपके साथ सिर्फ एक नॉलेज शेयरिंग कर रहा हूं जिससे कि आपका समय बचे। और लोगों के बीच से ये जो आम धारणा है कि एनजीओ सिर्फ पैसे कमाने के लिए या फ्रॉड करते हैं एनजीओ में ज़्यादातर लोग, मैं ये चाहता हूं कि लोगों को ये विश्वास हो कि एनजीओ देश के विकास में उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं जितना बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं अलग अलग टाइप ऑफ एनजीओज के बारे में। तो इस वीडियो को जैसा मैं चाहता हूं कि आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पुश करें जिससे कि नए वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रस्ट के बारे में। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट जो है बहुत ही आसानी से बनने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम एनजीओ की कैटेगरी में ही रखते हैं। दो तरह के ट्रस्ट होते हैं, एक प्राइवेट ट्रस्ट और एक पब्लिक ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट जनरली लोग अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि कोई कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहे तो वो प्राइवेट ट्रस्ट कैटेगरी में आता है। पब्लिक ट्रस्ट का मतलब हो गया जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, वो पब्लिक ट्रस्ट हो गया। एनजीओज को जैसे हम लोग अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से भी बोलते हैं। एनजीओ को वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, कई लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। ये सब अलग अलग नाम हैं, बट ये सारे हैं एनजीओ ही। तो ट्रस्ट को जैसे मैं बता रहा था कि दो तरह के होते हैं, और ट्रस्ट को बनाना आसान होता है। दो लोग मिलकर ट्रस्ट बना सकते हैं। इसके लिए एक ट्रस्ट डीड बनती है, और वो ट्रस्ट डीड को हम सब रजिस्ट्रार या किसी कोर्ट में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है हमें। दूसरा, आपके लिए कोई एडवोकेट या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी मदद कर सकता है आसानी से ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराने में। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराने में आपको मुश्किल से 5 से 10 दिन लगते हैं, और 10 दिन में आपकी ट्रस्ट डीड आ जाती है। आप आराम से पैन कार्ड खुलवाएं उसका, और बैंक अकाउंट ओपन करें और अपना काम शुरू कर दें। ट्रस्ट में चेंज करना भी आसान होता है। ट्रस्ट के लिए कोई टेरिटरी डिफाइन नहीं है कि आप सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में ही काम करेंगे या फिर एक स्टेट में ही काम करेंगे। अगर आपने ट्रस्ट रजिस्टर कराया तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप काम कर सकते हैं, आपको इक्वल राइट्स हैं। दूसरा, सेम नाम के दो ट्रस्ट भी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रस्ट लेकिन एक बार आपने रजिस्टर करा दिया तो उसको ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब वो ट्रस्ट हमेशा के लिए ही बनता है। दूसरा, ट्रस्ट की जो मैक्सिमम पावर है उसके सेटलर के पास होती है जो उसको रजिस्टर करता है। इस तरह से सोसाइटी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो एक कमेटी होती है, कमेटी के ऊपर गवर्निंग बॉडी होती है जो डिफाइन करती है या जो डिसाइड करती है कि क्या करना है। इसी तरह से ट्रस्ट के अंदर सेटलर के पास पावर होती है, लेकिन बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं जो उसको गवर्न करते हैं ट्रस्ट को। दूसरा, एक ट्रस्ट के अंदर फैमिली मेंबर भी ट्रस्टी हो सकते हैं। ये भी बात हमें जानना जरूरी है कि सोसाइटी के अंदर फैमिली मेंबर पूरा कंट्रोल कर लें, ये जरूरी नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्रस्ट के अंदर फैमिली मेंबर्स कंट्रोल कर सकते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं हम लोग सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी भी जैसे मैंने बताया, ट्रस्ट दो तरह के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। इसी तरह से सोसाइटी भी नेशनल लेवल की सोसाइटी या स्टेट लेवल की सोसाइटी होती है। नेशनल लेवल सोसाइटी रजिस्टर करने के लिए आपको 8
लोगों की आवश्यकता होती है जो अलग अलग स्टेट के रहने वाले होने चाहिए। स्टेट लेवल सोसाइटी रजिस्टर करने के लिए आपको सेम स्टेट के 7 लोगों की आवश्यकता है और आप सोसाइटी स्टेट में आप कहीं भी रजिस्टर कर सकते हैं। फैमिली मेंबर जैसे मैंने बताया कि उसकी पूरी गवर्निंग बॉडी नहीं हो सकते। जब आप सोसाइटी रजिस्टर करते हैं तो आपको सोसाइटी रजिस्ट्रार के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट वैलिडेशन करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और जो सर्टिफिकेट लगभग 5 साल के लिए वैलिड होता है। हर 5 साल बाद आपको रिन्यू कराना होता है, लेकिन ट्रस्ट आपने एक बार बना दिया हमें परमानेंट रहता है। तो सोसाइटी में आपको 5 साल बाद रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। दूसरा, सोसाइटी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको साल में एक बार कम से कम आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो उसके ऊपर एक कंट्रोल रहता है कि सोसाइटी को आप कैसे चला रहे हैं। सोसाइटी अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको लगभग 2 से 6 महीने का टाइम लग जाता है उसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होने में, लेकिन ट्रस्ट जैसा मैंने बताया कि 10 दिन के अंदर आपका हो सकता है। ट्रस्ट के अंदर जनरली एंड में नाम ट्रस्ट होना जरूरी है। सोसाइटी में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। सोसाइटी में आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे फाउंडेशन लगा सकते हो या संघ लगा सकते हो या संगठन लगा सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो उसमें आप नाम के अंदर आप इस तरह का लास्ट में नाम ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी भी नहीं है कि आपको ऐड करना ही हो। सोसाइटी के अंदर जनरली गवर्निंग बॉडी होती है और डेमोक्रेटिक सिस्टम वोटिंग राइट के हिसाब से ही प्रेसिडेंट बनते हैं और उसका कंट्रोल भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से चलता है। तो ये भी हमें जानना जरूरी है। तो इसमें जनरली होता क्या है, जब एक जैसे लोग, जैसे एक एम्प्लॉइज ने यूनियन बना लिया, लेबर यूनियन हो गया, या कोई बिजनेस करने वाले एक मार्केट एसोसिएशन है, वो एक सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें कोई भी प्रेसिडेंट बनेगा और वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ट्रस्ट और सोसाइटी के डिफरेंसेस हमने जाने। अब आती है तीसरी जो सबसे बहुत कम मिलता है, वो है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को भी हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में ही रखते हैं, लेकिन ये कंट्रोल होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। इसको जैसे आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी जब आप बनाते हैं, उसी तरह से आपको सेक्शन 8 कंपनी भी बनानी पड़ती है और उसका कंट्रोल भी वहीं से होता है, उसका नाम भी वहीं से डिफाइन होता है। एक नाम की 2 कंपनियां नहीं हो सकती, मीन्स आपका नाम यूनिक होना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी का बेनिफिट ये है कि इसका गुडविल अच्छा होता है, इसकी रिकग्निशन इंटरनेशनल हो सकती है। आप क्योंकि ट्रस्ट के बारे में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन आप ऑनलाइन पता नहीं कर सकते, सोसाइटी के बारे में आप स्टेट में पता कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी की डिटेल कोई भी कहीं से पता कर सकता है और उसका एक ट्रांसपेरेंसी होता है, उसके ऊपर लीगल कंप्लाइंसेस ज़्यादा होते हैं, उनकी गवर्निंग बॉडी की जो जनरल मीटिंग्स हैं वो ज़रूरी है होना, उसका अगर कंट्रोल ठीक से नहीं हुआ तो उसके ऊपर पेनल्टीज भी होती हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी जो है बहुत कम संख्या में आपको मिलेंगी। जैसे कि कोई कंपनी रिलायंस ही है, मान लो रिलायंस अपना CSR कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन बना लिया, तो वो एक सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है। या फिर फिक्की, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो है सोसाइटी के अंडर नहीं, वो सेक्शन 8 कंपनी हैं। तो इनके जो उद्देश्य हैं सेक्शन 8 कंपनीज के, ये बहुत ही अलग तरह से होते हैं, अलग अलग कोड रहते हैं, तो उसके ऊपर हमें डिफाइन करना होता है। जैसे प्रमोशन ऑफ आर्ट्स हो गया, कॉमर्स को प्रमोट करना है, साइंस और स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, या कोई रिसर्च से रिलेटेड कोई काम करना है। तो ये सारी चीज़ें जब कोई ऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है तो सेक्शन 8 कंपनी बना सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों को ये तो पता चल गया कि ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती हैं, लेकिन क्या इन सब के राइट्स भी बराबर होते हैं? तो क्वेश्चन इज यस, सभी को बराबर राइट्स हैं। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास हैं, आप 12A, ATG, दर्पण ID, नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन जो होता है, FCRA, CSR 1, आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और आपको मिल सकती हैं।
आप डोनेशंस ले सकते हैं, आपके राइट्स इक्वल हैं, आप किसी भी कंपनी में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाया तो आप ये नहीं कर सकते, या सोसाइटी बनाया है तो आप ये ज़्यादा कर सकते हैं, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के पास ये नहीं है। तो राइट्स सबको बराबर हैं, सबको इक्वल डोनेशंस मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि तीनों में से कौन सा बेस्ट है। तो मेरा ओपिनियन है ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी बनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसको कौन बना रहा है। अगर मेरा मन है कि मैं सोशल सर्विस करना चाहता हूँ, तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे को सोसाइटी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सोसाइटी बनाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं ट्रस्ट बना सकता हूँ। लेकिन अगर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कई सारे लोग मिलकर कोई एक काम करना चाहते हैं, तो आपको सोसाइटी बनानी चाहिए। क्योंकि सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, कोई एक आदमी उस पर कंट्रोल नहीं करेगा। लेकिन ट्रस्ट के अंदर अगर, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, अगर मैं सोसाइटी बना लेता या बनाता हूँ, तो कुछ काम ऐसे हैं जो मैं करना चाहता हूँ लेकिन बहुत सारे लोग हैं उसके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो आपको हो सकता है कि काम करने की इतनी स्वतंत्रता ना हो, लेकिन ट्रस्ट के अंदर आपको स्वतंत्रता होगी। सोसाइटी के अंदर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम से काम करेंगे, कंट्रोल अच्छा होगा, लोगों के बीच में विश्वास आएगा, आपका सोसाइटी का बेनिफिट इस तरह से। सेक्शन 8 कंपनी तो एक कंपनी की तरह ही हो गई, उसमें सारे लोग होते हैं और ऑफ कोर्स कंपनी के कंट्रोल में इंडियन कंपनी एक्ट है, उससे कंट्रोल होती है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप क्यों बना रहे हैं, कौन लोग मिलकर बना रहे हैं, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि टाइप ऑफ एनजीओज के बारे में एक बेसिक क्वेश्चंस के आंसर मैंने देने की कोशिश की है और आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उनकी जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।